अगर अफगानिस्तान के मैच में बारिश हो जाए, न्यूजीलैंड 4 मैच हार जाए, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन की दूसरी शादी हो जाए और साउथ अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर बदल जाए और इंडिया को 25,000 रन पड़ जाए और वो चेज भी ना कर सके, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा और उसके बाद सेमीफाइनल भी जीतेगा, फाइनल भी जीतेगा और ट्रॉफी भी घर लेके आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और क्रिकेट के किंग बाबर अपने वजीरों, सफीरों और प्यादों को लेके मुख्तलिफ घूमती फिरती फ्लाइट से होते हुए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की टीम जब भी किसी बड़ी सीरीज में जाती है तो क्रिकेट के फैंस ऐसे ही अपनी अपनी डायरीज खोल के बैठ जाते हैं और अक्सर ऐसी ही कैलकुलेशन सुनने में आती है। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो भी जाता है। लेकिन टीम पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि वो पॉइंट्स लेके परफॉर्म करके और मेहनत करके बाकी टीम्स की तरह आगे जाए जैसे बाकी टीम्स आगे जाती हैं और वो इफ एंड बट्स की उम्मीद पे नहीं रहती। और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस आप देख लें, वो अनडिफीटेड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब उसको ना बारिश की टेंशन है ना तूफान की टेंशन है। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स अभी ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आईसीसी ने इंडियन बॉलर्स को कुछ ऐसी स्पेशल बॉल्स दी हैं जिनमें कुछ डिवाइसेस वगैरह लगी हुई है या कुछ वो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न भी होती है और स्विंग भी होती है, जिसकी वजह से इंडियन बॉलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि टीम पाकिस्तान के हमेशा से ऐसे हालात नहीं हैं। उनके पास में कुछ ऐसी अचीवमेंट्स और कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें बड़ी सीरीज में टीम पाकिस्तान पे रहती हैं। अब पाकिस्तान टीम क्योंकि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है तो पाकिस्तान में सब लोग मिल के एक बल्ली का बकरा ढूंढ रहे हैं और किसी एक को बल्ली का बकरा बना के सारा इल्जाम उस पर डाल दिया जाएगा। और जो लोग हकीकत में इस हार के पीछे जिम्मेदार हैं, जो पावरफुल लोग थे, जो जिम्मेदार हैं इस सारी सिचुएशन के, वो उस बल्ली के बकरे के पीछे छुपेंगे और उसको कुर्बान कर दिया जाएगा, उसको बल्ली चढ़ा दिया जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि उसको कुछ वार्निंग्स वगैरह दे के, कुछ मीडिया टॉक्स करके, कॉन्फ्रेंसेस करके उसको छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि जंगल की भलाई इसी में है। अब इन बकरों की लिस्ट भी सामने आ रही है जिसमें पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ से लेके इंजमामुल हक, मिकी आर्थर जो कोच हैं टीम के, और किंग बाबर आजम भी शामिल हैं। उनके वजीरों और सफीरों का फैसला थोड़ा बाद में किया जाएगा। ज़का अशरफ क्योंकि एक हाथी हैं तो उनको बकरा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और उनके पीछे कुछ पावरफुल लोगों का हाथ भी है। तो अब देखें कि फ्यूचर में क्या होता है। देखिए, सारी गेम में हाथी यानी ज़का अशरफ पे करप्शन के बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और उनके पास टाइम भी कम है। मेरा मतलब है कि उनके पास डिग्री नहीं है, वो बीएफएल है, उनके पास चेयरमैन रहने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि चेयरमैन के लिए बैचलर्स की डिग्री मैंडेटरी है, मस्ट है। थोड़ा आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि पीसीबी के चेयरमैन कौन लोग होते हैं, इनको कौन लगाते हैं और इनके पीछे किस तरह की पॉलिटिक्स होती है और किन लोगों को क्या फ़ायदा होता है। अब दूसरा बड़ा सवाल बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर उठ रहा है कि बाबर आजम क्योंकि एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड रैंकिंग पे भी टॉप पे रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो एक अच्छे कैपेबल कैप्टन भी हैं या नहीं। अब आपको ये बात भी समझाना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में रहने में और एक मैच विनिंग बैट्समैन होने में बहुत ज्यादा फर्क है और अब इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान टीम की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं और उसकी बहुत अचीवमेंट्स भी रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान टीम पे सारी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी और छोटी छोटी टीम्स के साथ फाइट करने में भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। किसी भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चले शुरू करते हैं ज़का अशरफ से ही और देखते हैं कि ये कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है और इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, कौन लोग इनको लेके आए और इससे पहले कौन से चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और वो क्या कुछ करते रहे। पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक, जो अभी रिसेंटली लम्स यूनिवर्सिटी से अपनी इज्जत में बहुत इजाफा करवा के आए हैं, इन दोनों को मालूम था कि ये सूट और टाई लगा के डॉक्टर जैसा लगने वाले शख्स के पास डिग्री नहीं है। तो क्यों ये दोनों गवर्नमेंट इंसिस्ट करती रही है इनको पीसीबी का चेयरमैन लगाने के लिए। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ज़का अशरफ को 3 महीने की एक्सटेंशन दी और इनको ये भी मालूम था कि पिछले 4 महीने में इन पे करप्शन के बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और कई दफा ये इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट की वजह भी बने। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने। 2019 में इमरान खान क्रिकेट को लेके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन लगाया जाता है। फिर अप्रैल 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वॉइड कर देती है, यानी खत्म कर देती है और रमीज राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ घर का टिकट दिया जाता है। उस टाइम के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा शहबाज शरीफ से सिफारिश करते
हैं या फिर हुक्म देते हैं कि रमीज़ राजा को थोड़ा और मौका दिया जाए और उनको थोड़ा टाइम दिया जाए एंजॉय करने का इस कुर्सी को। फिर अगले 8 महीने तक जब तक बाजवा आर्मी चीफ रहते हैं तो रमीज़ राजा भी चेयरमैन की नरम कुर्सी पर बैठे रहते हैं और फाइनली 22 दिसंबर 2022 को सर्दियों की लंबी रात को रमीज़ राजा को घर भेज दिया जाता है। और अब पीडीएम को लगता है कि नजम सेठी क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने मेहनत भी ज़्यादा की है तो वो इस कुर्सी को डिजर्व करते हैं। पीडीएम गवर्नमेंट की बंदरबांट में से आईपीसी मिनिस्ट्री जो स्पोर्ट्स अफेयर को डील करती है वो पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के पास चली जाती है और आसिफ जरदारी ये क्लेम करते हैं कि ज़का अशरफ क्योंकि क्रिकेट बहुत गौर से देखते रहे हैं और ज़्यादा टाइम टीवी के आगे बैठे रहे इसलिए वो ज़्यादा पढ़ लिख तो नहीं सके, ग्रेजुएशन नहीं कर सके, लेकिन उनको क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है और उनको बहुत नॉलेज है, इसलिए उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ को उस सिचुएशन में आसिफ जरदारी से एग्री करना ही पड़ता है और इस तरह ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दूसरी दफ़ा चेयरमैन सेलेक्ट होता है। यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि आसिफ जरदारी के और ज़का अशरफ के संबंध इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि 2011 में पहली दफ़ा ज़का अशरफ को 3 साल के लिए जरदारी ने ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया था और ज़का अशरफ को उस कुर्सी पे बैठने का इतना ज़्यादा मज़ा आया कि 2013 में जब आसिफ जरदारी अपनी गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे थे तो ज़का अशरफ ने जरदारी से ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन पास कराने की कोशिश की जिसकी वजह से वो 4 साल मजीद क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह सके और इस सबको लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया जिसकी वजह से ज़का अशरफ को अपनी कुर्सी को छोड़ना ही पड़ा। ज़का अशरफ के जाने के बाद नवाज शरीफ अपने तन्हाइयों के साथ ही नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाने की कोशिश करते हैं और ज़का अशरफ उसको चैलेंज कर देते हैं और द गेम गोज ऑन। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सब का पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है और पाकिस्तान के हार जीत से ये चेयरमैन के आने जाने का क्या लेना देना। तो यहाँ पे ये आपको मैं बताता चलूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी किसी इंस्टीट्यूट्स में डिपार्टमेंट्स में इंटरफेयर करती हैं और अपने मर्जी के चेयरमैन लेके आती हैं तो वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने साथ नया लेके आते हैं और पिछले कॉन्स्टिट्यूशन को वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अपने फेवर में नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आने की कोशिश करता है। उससे पाकिस्तान क्रिकेट का पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है। तो इसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी जाती है, चीफ सेलेक्टर अपनी मर्जी का रखा जाता है, कोच अपनी मर्जी के लेके आए जाते हैं और कैप्टन भी अपना फेवरेट लगाया जाता है। इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से प्लेयर्स भी अपनी मर्जी के सिलेक्ट किए जाते हैं और अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम में रखा जाता है। उसके बाद आपको पर्ची प्लेयर नजर आना शुरू हो जाते हैं जो अभी भी पाकिस्तान टीम के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने हर इंस्टीट्यूट को, हर छोटे बड़े डिपार्टमेंट्स को तबाह करके रख दिया और इसी वजह से पाकिस्तान की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी ख़त्म हो चुकी हैं। इसी से रिलेटेड हमने पीआईए के डाउनफॉल पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, अभी लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एक और रीजन जो पाकिस्तान के क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह बनी वो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ टेररिज्म था। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक इतने ज़्यादा हुए कि कोई भी टीम दुनिया से पाकिस्तान में आके खेलने के लिए राजी नहीं होती थी। 1987 और 1996 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने होस्ट किया और उनके फाइनल्स लाहौर पाकिस्तान में खेले गए और वो बहुत सक्सेसफुल इवेंट्स रहे। फिर 2009 में श्रीलंकन टीम पे एक टेररिस्ट अटैक होता है और यहाँ पे क्रिकेट की स्टोरी पाकिस्तान में एंड हो जाती है। टीम पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बाहर होने के बाद बाबर आजम द किंग को पाकिस्तान में बहुत बुरा भला कहा जाता है और उनकी कैप्टेंसी को लेके इंटरनेशनली भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। टीम के अंदर बाबर आजम को द किंग, बब्जू और बहुत सारे ऐसे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उनके जो बाकी दोस्त 11 हैं वो भी बहुत हद तक उन पे ही रिलाई कर रहे होते हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। और ये जो बाकी के 10 लोग हैं, कौन है, कहां से आते हैं? अब पूरी दुनिया में क्रिकेट इतना तेज हो चुका है, इसीलिए पाकिस्तान की कैप्टेंसी और पाकिस्तान टीम पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सिर्फ 24 छक्के मारे हैं और इनके अगेंस्ट 40 छक्के मारे गए। क्या अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्स भी चेंज कर दिए? क्या उनको रबर के बैट दे दिए गए हैं या कुछ बैट्स के अंदर कुछ हॉलो कर दिया, उनको क्या कर दिया है जिसकी वजह से इनके छक्के नहीं लग रहे और बाकी टीमें इनके अगेंस्ट लंबे लंबे छक्के मार रही हैं? और बाकी टीमों के आप आपस में मैच देखें तो उनमें पहले 10 ओवर्स में भी इतने ज़्यादा छक्के होते हैं जितना पूरी सीरीज में पाकिस्तान के छक्के नहीं होते। इसमें कोई भी शक नहीं है कि बाबर आजम एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और उनकी परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी रही हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में भी वो हमेशा टॉप पे रहते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप पे रहना और
मैच विनिंग बैट्समैन होने में बहुत ज्यादा फर्क है। अब ये देखिए, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ग्राउंड में उतरते हैं तो सबको उनसे उम्मीद होती है कि ये मैच जिता के ही वापस आएंगे, लेकिन बाबर के साथ केस ऐसा नहीं है। जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो उनसे उम्मीदें काफी सारी कम हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस है वो सबके सामने होती है और उनको मालूम होता है कि ये इनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस लेवल की नहीं है कि ये इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली किसी मैच को आगे लेके चलें और उस लेवल तक लेके आए कि पाकिस्तान टीम मैच जीत जाए। अब इंटरनेशनली बाबर आजम की कैप्टनसी की अंडरस्टैंडिंग को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैप्टनसी की, उनको ये मालूम नहीं है कि कौन से बॉलर को कब भेजना है, उनको कब यूज करना है, फास्ट बॉलर्स को कब यूज करना है और स्पिनर्स को कब यूज करना है, और बॉलर्स के हिसाब से फील्डिंग को कैसे सेट करना है और बैटिंग ऑर्डर को सिचुएशन के मुताबिक कैसे चेंज किया जाता है, कौन से बैट्समैन को ऊपर भेजना है, कौन से बैट्समैन को नीचे भेजना है, और टीम के अंदर काफी सारे ऐसे प्लेयर्स को खिलाना जो यूजलेस हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म हैं, यानी शादाब है, नवाज है, उनकी अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो इवन दो उनको टीम के अंदर क्यों रखा गया है और उनको क्यों यूज किया जा रहा है और काफी लोगों को बाहर क्यों बिठाया गया है, उनको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा, इन सबको लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर, इनके बारे में तो बात करना ही फजूल है, इनका क्या काम है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है और उनको क्यों रखा गया है, इस पे तो बात करना ही नहीं बनता। आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और जो टीम का फील्डिंग कोच है ये कौन है, इसके बारे में भी आप बताइए। जितनी इंजरीज और फिटनेस को लेके पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मसले हैं वो शायद ही किसी और टीम के प्लेयर्स के साथ इतने ज्यादा मसले हों। वो 24-24 अंडे, मटन, चिकन और वो प्रोटीन्स कहाँ जाती हैं, वो बेचारों की प्रोटीन्स और मसल बनते क्यों नहीं है, उनके साथ क्या मसला है कि वो फिट नहीं रहते। और अगर उनकी फिटनेस की, बिरयानी की और निहारी की बात की जाए तो कुछ प्लेयर्स वैसे ही नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा पेट हमारी मर्जी। पाकिस्तान टीम जीत जाए तो ये लोग नहीं कहते कि ये बिरयानी खाते हैं, जब हारते हैं तो क्यों लोग कहते हैं कि बिरयानी खाते हैं। अब अगर पाकिस्तान ने आगे क्रिकेट खेलना है और कुछ करके दिखाना है तो कुछ मेजर चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट की एक कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, पीसीबी का कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ये जो 2-2 साल के बाबे लगाए जाते हैं चेयरमैन, इनको बंद करना पड़ेगा और प्रोफेशनल लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट को प्लेयर्स के लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा। इंटरनेशनल टीम में दोस्त 11 की बजाय प्रोफेशनल क्रिकेटर को आगे लेके आना पड़ेगा और मेरिट की बेस पे उनको चांस देना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट में लॉबिंग खत्म करनी पड़ेगी। प्लेयर्स की फिटनेस का खास ख्याल रखना पड़ेगा और उनका एक टाइम टेन्योर रखना पड़ेगा उनके फिटनेस टेस्ट के लिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।